सेक्रेटरीशिप की ग्रेस को छोड़ के मुंशी का किरदार अदा करे। इस वक्त जो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी है वो मिनिस्टर हेल्थ का मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। खुदारा बलूचिस्तान के लोग भी जीने का हक रखते हैं। बलूचिस्तान के गरीब अवाम आज भी मोर देन 90%, 97% ऑफ लोग इन्हीं गवर्नमेंट अस्पतालों पे डिपेंडेंट है। हम इस दफा ना इस्लामाबाद जाएंगे, ना सीसीएम हाउस जाएंगे, ना किसी से वो करेंगे। हम सीधा बिलावल हाउस कराची की तरफ मार्च करेंगे। हम अपना मुजाहरा वहीं पे जाके पीपल्स पार्टी की क़यादत के घर के सामने खड़े होकर वहीं पे मुजाहरा करेंगे। इनको खतरा था ऐसा ना हो कि इनकी मिनिस्ट्री चली जाए। डीजी साहब को खतरा था उनका पोस्ट में चला जाए, सेक्रेटरी साहब को खतरा था कि मैं यहां से ट्रांसफर ना हो जाऊं। तो इस उजलत में इन्होंने एडवांस में पेमेंट्स कर दी और एडवांस पेमेंट इज अ क्राइम। एक बंदा फेक डिग्री के साथ आएगा और ये पैसे पे करेगा और वो जो ना आके अस्पतालों में क्या सर्विस देगा जब उसको आता ही नहीं है, जब उसने कभी ओटी असिस्टेंट ओटी देखा ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में काम क्या करेगा। जिस बंदे को कभी ईसीजी उसने शक्ल नहीं देखी वो ईसीजी को ऑपरेट कैसे करेगा। तो अगर आप एक 9 लाख का डेंटल का चेयर 90 लाख में जाके खरीदते हो तो ये पैसा किसका है भाई? अवाम का है, बलूचिस्तान के अवाम का है। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना ऐसा हमने किया जो डिकेड्स में नहीं हुआ है। बिल्कुल, डिकेड्स में ऐसा करप्शन नहीं हुआ है, डिकेड्स में ऐसा खुर्द-बुर्द हेल्थ में नहीं हुआ है। क्योंकि अक्सर मुझसे गिला ये होता है कि ये वाईडीए वाले बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। हम यकीन जाने हमारी ऐसी तरबियत नहीं कि हम किसी को गालियां दें, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर मजबूरी बन जाती है। अब सब लोग कई दिनों से फिर मुझे कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब को आपने मुंशी कहा है। आप सब सहाफ़ी हजरात सहाफत में वक्त गुजारा, आपने कई सेक्रेटरीज को भी इंटरव्यूज किए, कई मिनिस्टर्स को, एमपीएस को, एमएनएस को, पॉलिटिशियंस को, मौलवी को, मुफ्ती को, सबको आपने इंटरव्यूज किए हैं। लेकिन अगर एक शख्स, यकीन करे तमाम सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी के लिए वी रिस्पेक्ट, दे आर सन ऑफ द सॉइल, वी बिलीव इन इट। लेकिन अगर एक सेक्रेटरी अपनी ग्रेस को छोड़ के, सेक्रेटरीशिप की ग्रेस को छोड़ के मुंशी का किरदार अदा करे, इस वक्त जो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी है वो मिनिस्टर हेल्थ का मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, तो आप मुझे बताओ तो मैं क्या करूं? मैं मजबूर उसको मुंशी कहने। जब आप डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी को होना चाहिए था कि वो पॉलिसीज पे काम करता, पॉलिसी मैटर डिस्कस करता, नए नए पॉलिसीज को लेके आता। ये एक मिनिस्टर का मुंशी बन के लगा हुआ है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। ठेका, टेंडर, कमीशन, करप्शन के अलावा अगर कुछ हो तो किसी भी फोरम पर हेल्थ के किसी भी बंदे से, मिनिस्टर से लेकर जीरो तक, किसी से भी डिबेट करने को तैयार है। अगर हम गलत हों तो हमें फांसी चढ़ा दो, अगर हम गलत ना हो तो कम से कम हमारी बातों को इतना तो सुनो। खुदारा बलूचिस्तान के लोग भी जीने का हक रखते हैं। बलूचिस्तान के गरीब अवाम आज भी मोर देन 90%, 97% ऑफ लोग इन्हीं गवर्नमेंट अस्पतालों पे डिपेंडेंट है। अगर आज भी हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खुद को मुजरिम समझेंगे। हमारी नस्लें, हमारे आने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब हमें मुजरिम समझेंगे। तो लिहाजा मैं आपको एक कहानी इस हवाले से शुरू करता हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने अपने शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलर्ट किया था कि एक नेगोशिएट टेंडरिंग की बात चल रही है। नेगोशिएट टेंडरिंग कहते किसे हैं? नेगोशिएट टेंडरिंग इमरजेंसी सूरत जब भी नाफिज होती है, खुदा न ख्वास्ता कोई डिजास्टर होता है, जलजला आता है, कोई फ्लड आ जाती है, कोई नेचुरल या अननेचुरल कोई भी डिजास्टर हो जाती है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, जैसे कि हमारे सामने से हाल ही में 2019 में कोविड-19 यानी कोरोना गुजर चुका है। उस सूरत-ए-हाल में आप नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं और इस नेगोशिएट टेंडरिंग के लिए आपने परमिशन लेना होता है सीएम बलूचिस्तान से। बिल्कुल सीएम बलूचिस्तान परमिशन दे सकते हैं इस चीज की, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया एक बैकग्राउंड है कि क्या क्या होना चाहिए, तब जाके आप ये नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं।
आप साथी हजरात से मैं सवाल करता हूं, यहां हाल में बैठे हुए अपने बाकी दोस्तों से सवाल करता हूं, बल्कि आपके तवज्जुह से पूरे बलूचिस्तान की आवाम से मेरा यह सवाल है कि आया बलूचिस्तान में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसके ऊपर नेगोशिएट टेंडरिंग स्टार्ट कर दी गई? तो जवाब हमें ना में मिलता है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि जिस पे नेगोशिएट टेंडरिंग की जाती। बहरहाल साहिब इख्तिदार ने नेगोशिएट टेंडरिंग के जो मास्टर्स हैं उसमें मौजूदा सेक्रेटरी शामिल हैं जो कि पेपरा से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के आए थे, और दूसरा ये आपका मिनिस्टर साहब हजरत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, थोड़ा इतराम के साथ, फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे, हजरत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब जिसकी अभी तक एसबीके के अंदर सीटीएसपी के तहत होने वाली बदनवानी अभी तक लोग भूले नहीं थे। हेल्थ में वो स्कैंडल है जो तारीख में कोई नहीं बोलेगा। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना ऐसा हमने किया जो डिकेड्स में नहीं हुआ है। बिल्कुल, डिकेड्स में ऐसा करप्शन नहीं हुआ है, डिकेड्स में ऐसा खुर्द-बुर्द हेल्थ में नहीं हुआ है। तो 14 नवंबर को एक टेंडर होता है नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से। इसमें सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ और एक ये कमेटी बनाते हैं, प्रोक्यूरमेंट कमेटी का चेयरमैन डीजी हेल्थ साहब होते हैं। ये वो 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से ये निकलती है मशीनरी एंड इक्विपमेंट के, और इसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाता है। पहले तो मैंने कहा ये नेगोशिएट टेंडरिंग बनती नहीं है, इमरजेंसी है नहीं, लेकिन चलो इन्होंने कर दिया, खैर है। तो इन्होंने नेगोशिएट टेंडरिंग कर दी और 3 दिन का टाइम दे दिया। तो इस 3 दिन के होना तो ये चाहिए था नवंबर, 14 नवंबर से 18 नवंबर इनका टाइम हो गया, तो होना चाहिए था 18 दिसंबर, 18 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च तक तो आ जानी थी, चाहिए थी चीजें ना। इतनी बड़ी इमरजेंसी है। कोविड के अंदर जब ये सूरत हाल पेश आई तो 1 महीने के अंदर 1 लाख पीपी किट्स पहुंच चुके थे, बल्कि 15 दिन के अंदर। उसको कहते थे कि ये इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी में चीजें भी लाई गई, लेकिन फिर भी उन बेचारों को आज भी रगड़े में लगाया हुआ है। आज भी एंटी करप्शन 5 साल बाद भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि कोविड का 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं हुआ है आज तक। कुछ हुए हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन लोगों के ऊपर उधार के पैसे पे इल्जाम लग रहा है कि भाई अभी तक पैसा पेमेंट हुआ नहीं है, कहता है इसने करप्शन किया। वो बंदा चीख चीख के कहता है कि भाई खुदारा मैंने अभी तक पेमेंट ही नहीं लिया है, पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, तो करप्शन कहां है? जज से कहता है चलो आप मुझे भाई कन्विक्ट करो, मुझे सजा दो। जज किस तरह सजा? जज कहता है भाई मैं सजा नहीं दे सकता हूं इस तरह के जब तक अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो ये कोविड की बात बता रहा हूं। तो यहां मौसूफ ने क्या कर दिया कि आज है 4 अगस्त 2025, टेंडर होता है 14 नवंबर 2024, और आज है कौन सा डेट? 4 अगस्त 2025। आज तक भी सामान कंप्लीटली नहीं पहुंचा। और इसमें जो मजे की बात है, पैसों की पेमेंट हो चुकी है, जिसे एक सूरत में कहा जाता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, किसी भी बिजनेस रूल में अलाउड नहीं है। और इन्होंने जाके वो एडवांस पेमेंट्स जो है ना सारी उन्होंने उठा के कर दी हैं। ये आप जो है ना ये बोलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स का बजट देख सकते हैं, उसके अंदर जाके उनकी मशीनरी की पेमेंट हो चुकी है। ये संडेमम प्रोविंशियल हॉस्पिटल का ये बजट के अंदर जा सकते हैं कि जून 2025 से पहले इनकी सारी पेमेंट हो चुकी है, और मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची। ये अभी कहानी को इधर रोक के ये कहानी आगे बताऊंगा कि इनके ऊपर क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं। ये अभी कहानी को थोड़ी देर के लिए इधर स्टॉप कर लेते। फिर इसी तरह 14 जून को डिस्पोजेबल एंड कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से एक नेगोशिएट टेंडरिंग और होती है। उसमें भी 3 दिन का टाइम दिया जाता है। मेडिसिन की शॉर्टेज है, ठीक है भाई, आपको पहले करना चाहिए था, जनवरी में करना चाहिए था, फरवरी में करना चाहिए था, मार्च में करना चाहिए, नहीं, टाइम लैप्स करके लास्ट आवर्स में कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएट टेंडरिंग करनी है। तो नेगोशिएट टेंडरिंग में क्या क्या होना है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें उन्होंने अपनी मर्जी के
सारी चीजें लाके, ये पहले भी पब्लिक में वायरल हो चुका है। इसी हवाले से हमने इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया है कि कंज्यूमर आइटम्स की मद में कि किस तरह 1 रुपए की चीज 10 रुपए में, 10 रुपए की चीज 50 में, 50 की चीज 100 में और 100 की चीज 1000 से ऊपर में खरीदी गई। ये वो सारे आइटम्स हैं, ये सारी लिस्टें हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह नेगोशिएट टेंडरिंग का मिसयूज किया गया, किस तरह अथॉरिटी का मिसयूज किया गया, किस तरह पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया गया। और ये सारी चीजें अवाम के टैक्स का पैसा है और इसमें इन्वॉल्व है हजरत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, हजरत अकदस मुजीबुर रहमान पानजी साहब और मुफ्ती अमीनुल्लाह मंदोखेल डीजी साहब, ये इन्वॉल्व है। प्रोक्यूरमेंट का चेयरमैन वो है, अथॉरिटी ये यूज कर रहे हैं। और ये रही 2 नेगोशिएटिंग टेंडर्स की बात। और ये नेगोशिएटिंग टेंडर्स के अंदर क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं, ये मैं एंड पे जाके जरा मैं ये इनके टेंडर की कहानियां, इनकी एडवांस पेमेंट की कहानी आपको बता दी। इन्होंने जो जो टेंडर्स किए गलत किए, फिर भी उसके अंदर भी जाके एडवांस पेमेंट्स कर दी। होना तो ये चाहिए था कि ये सामान पहुंच जाता, इसका एक इंस्पेक्शन टीम बनता है, वो आके इंस्पेक्शन करता है कि आया मैंने नेस्ले का पानी मांगा है, किस कंपनी का पानी है, ये वो है या नहीं है, आया मैंने इस कंपनी की मशीन मांगी है, ये मेरे स्पेसिफिकेशंस थे, वो स्पेसिफिकेशन सारे चेक होते हैं और इनके बाद जाके वो पैसों की पेमेंट होती है। यारों ने क्या किया, पेमेंट पहले कर दिया, एडवांस पेमेंट जून आ रहा है उससे पहले, भाई कोई मसला नहीं था, जून आ रहा था पैसे फ्रीज कर लेते, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन नहीं, इनको खतरा था ऐसा ना हो कि इनकी मिस्ट्री चली जाए, डीजी साहब को खतरा था उनका पोस्ट में चला जाए, सेक्रेटरी साहब को खतरा था कि मैं यहां से ट्रांसफर ना हो जाऊं, तो इस उजलत में इन्होंने एडवांस में पेमेंट्स कर दी और एडवांस पेमेंट इज अ क्राइम। और इस क्राइम के अंदर माजी में भी लोग जेलों में जा चुके हैं। उसके बाद सबसे बड़ा वबाल कहां पे आ जाता है, 6 मई को फिर से डीजी ऑफिस में एक टेंडर फ्लोट करता है। एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ टेंडर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह टेंडर्स फ्लोट करते हैं। ये सारे टेंडर्स हैं। अब इसमें ये सारे टेंडर्स है, बीपेप्रा के साइट पे आप जाके ये सारी चीजें देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, उसमें से सारा डाटा भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये अपलोड हो गई। अब जैसे ये टेंडर जिस दिन आता है अखबार में, 6 तारीख को उन्होंने अपलोड कर दिया, 7 तारीख को ये आता है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया में एक इदारा है जो पूरी दुनिया में करप्शन के खिलाफ काम करता है। वो एक विसल ब्लोअर है कि किसी न किसी तरीके से करप्शन को रोका जा सके और लोगों का जो पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, ये दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में गलत इस्तेमाल ना हो। तो वो डीजी साहब को 7 तारीख को एक लेटर लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मोहतरम अकदस मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब, आपने जो टेंडर किया है इसके अंदर बीपेप्रा 2014 के रूल की खिलाफवर्जी हो रही है, रूल नंबर 16 रिस्पॉन्स टाइम, तो लिहाजा आप इसको कोरिजेंडम कर दें। किस लिए कोरिजेंडम कर दें? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कोटा is requested to rectify the violation and issue corrigendum in accordance with the Balochistan Public Procurement Rules 2014 to avoid misprocurement ना हो under Rule 57. Transparency International Pakistan is striving for across the board application of rule of law, which is the only way to stop corruption and achieve zero tolerance against corruption. तो ये उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखी और इस दौरान इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 2023 की काजी फाइजीसा के जजमेंट का भी हवाला दिया कि ये क्यों नेसेसरी है। ये फिर से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इनके टेंडर के साथ अटैच करके इनको भेजा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज नॉट अ कंप्लेनेंट, इट एक्ट्स एज अ whistleblower and operate under Article 19A of the Constitution of Pakistan, which gives the right to public to know how government is being run by public officers. Article 19A makes the right to access of information pertaining to public authority a fundamental right.
and a 3-member bench in the case of Mukhtar Ahmed Ali versus the Registrar Supreme Court of Pakistan, Islamabad, headed by the Chief Justice Qazi Faiz Isa, in the landmark judgment of on 16th of October 2023 in CP number 3532/2023 has declared that what previously may have been on a need-to-know basis, Article 19A, the Constitution has transformed it to a right to know. The access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under the Article 19A of the Constitution. तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खबरदार किया मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है, लेकिन चूंकि ये नशे में चूर होते हैं और ऑफिस में बैठते नहीं हैं, तो ये बदमस्त गोरों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कबर में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेचारे ने क्या किया, 13 मई को अगला लेटर है, ये उसका अगला लेटर है कि भाईजान गलती करे, रुक जाओ भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, ये गलतियां हो रही है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है काजी फैज ईसा कि भाई अवाम का पैसा है, अवाम को पता होना चाहिए कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, ये पता होना चाहिए लोगों को। लेकिन डीजी साहब बदमस्त घोड़े की तरह इसमें कहीं पे भी रुकने को तैयार नहीं। अब जरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूं कि इसमें यह सारा तमाशा हुआ कैसे और इसमें इरेगुलरिटीज क्या हुई। पहले बताया 14 नवंबर को नेगोशिएट एंट्री होती है, गलत हुआ, नेगोशिएटर कोई नहीं बनता, कोई इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया, लेकिन इमरजेंसी में सामान पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचाया। फिर सामान आना चाहिए था, पेमेंट नहीं होना चाहिए था, सामान का इंस्पेक्शन होता, सामान का क्लियरेंस होता, उसके बाद पैसे का पेमेंट होता। एडवांस पेमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में 15% मोबिलाइजेशन कीमत में, एडवांस मोबिलाइजेशन कीमत में कंस्ट्रक्शन के काम में अलाउड है। बाकी मशीनरी में, इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, किसी भी चीज में एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं। पहले इंस्पेक्शन होगी चीजें वही है कि नहीं है, क्या बायोमेडिकल इंजीनियर जो बैठे हुए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर जो स्पेसिफिकेशंस दिया, सामान वही है कि नहीं है, आया रेट्स वही है कि नहीं है। अभी अगर आप एक 80 लाख का मशीन 20 करोड़ में खरीदते हो तो आप बताओ पैसा किसका है? मेरा और आपका, इस अवाम का है, बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। तो अगर आप एक 9 लाख का डेंटल का चेयर 90 लाख में जाके खरीदते हो तो ये पैसा किसका है भाई? अवाम का है, बलूचिस्तान के अवाम का है, ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। तो जो ये 14 नवंबर को जो टेंडर होता है उसमें बेसिकली 3 जगह शामिल है, द न्यू ट्रामा सेंटर, संडेमन प्रोविजनल हॉस्पिटल एंड बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल। ये 3 शामिल थे कि इनके लिए नेगोशिएटेड टेंडरिंग के जरिए से इन्होंने मशीनरी लेनी। इन्होंने क्या किया, अनलॉफुली इसको एक्सटेंड कर दिया, जो इस कमेटी का इख्तियार नहीं था, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जिसमें के अंदर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज आईसीडी को शामिल कर दिया, न्यू कैंसर हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, बाचाखान हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, और ड्रामा को शामिल कर दिया, सिविल को और बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे उनको भी शामिल। उन्होंने इस दायरा इख्तियार को बढ़ा दिया इलीगली। ये पहला पॉइंट है कि ये लोग इलीगली काम कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जितने भी सेट किए थे, ये सारे प्री फेवर कर रहे थे स्पेसिफिक बिडर्स को, ताकि उनसे किकबैक्स लिए जा सके, जिनसे कमीशंस लिए जा सके, ताकि इलीगल कमीशंस के जरिए से अपना पावर को जमाया जा सके। उसके अलावा ये जितना भी सामान खरीदा गया, ये डबल ट्रिपल उससे भी ज्यादा रेट पे खरीदा गया। अब इसमें हम इसको कैसे पता लगेगा कि ये डबल रेट था, इन्फ्लेटेड रेट्स थे, नहीं थे, डबल था, ट्रिपल था, कम था, ज्यादा था, कैसे पता चलेगा? एट द सेम टाइम अब ये इदारों का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है कि वो इन सब की जांच पड़ताल करे। एट द सेम टाइम बलूचिस्तान के अलावा पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, कहां पे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो जो भी प्रोक्योरमेंट हुई है, ये मशीनरीज की खरीदारी हुई है, इन सब के रेट्स को कंपेयर किया जाए। तो अगर ये दूध के धुले हुए हैं करके आवाम के सामने दिखा दे, हमें शर्मिंदा करे, हमें आप लोग जुर्माना करो, हमारे खिलाफ जो भी सजा करते हो कर लो। अगर ये मुजरिम है तो इनको अब इन ओहदों पे नहीं बैठने देना चाहिए और इनको इनके ओहदों से फारिग करके इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।
क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिछले एतवार में डीजी साहब ने अपने खिलाफ होने वाली तैयारी को दबाया हुआ है और उसको मंजरेआम पे आने नहीं दे रहा है और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने इस ओहदे की वजह से। और यही ये सेक्रेटरी करेगा, यही ये मिनिस्टर करेगा।